नमस्कार, मैं नयन वार्ष्णेय स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस एकेडमी पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट 20 इयर्स के प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस को, जो कि एएमयू 11th एंट्रेंस एग्जाम ऑफ साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर केमिस्ट्री के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल से अब तक पूछे गए हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उन सभी को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इन लेक्चर वीडियोस के जो पीडीएफ नोट्स हैं उनको भी आप हमारे इन चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट ए होता और एक एलिमेंट बी होता जिनके एटॉमिक नंबर 12 और 17 होते रिस्पेक्टिवली, अब अगर एलिमेंट ए बी के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो क्लास 9th में हमने सीखा था किस तरीके से किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी पता होना चाहिए। वैलेंसी पता होने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत लगेगी। तो सबसे पहले हम एलिमेंट ए और एलिमेंट बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनके पास 3 वैलेंस शेल होंगे। अगर हम सबसे पहले ए को हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो इस वजह से इसके के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और एम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बी को देखेंगे तो इसके के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब अगर किसी भी एलिमेंट को बैलेंस होना होता है तो उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होनी चाहिए। अब इस काम को करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अगर हम ए को देखें तो इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 6 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उस वजह से ए क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके एल शेल में आ जाएगा। जब कभी भी कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ए क्रिएट कर देगा A2 पॉजिटिव कैटाइन। इसी तरीके से अगर बी वाले एलिमेंट को देखें तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब कोई भी बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये एनाइन क्रिएट कर देगा नेगेटिव चार्ज के साथ। अब हमने देखा था कि जब हमको उन एलिमेंट्स की वैलेंसी पता चल जाती है तो इसको लिखने के लिए हम उन एलिमेंट्स के सिंबल के नीचे उन्हीं की जो वैलेंसी है उसको लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो हमारे लिए बन जाएगा A1B2, जिसको हम AB2B लिख सकते हैं। तो यही हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 4 ग्राम ऑक्सीजन है इसके पास कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो जो मोल कॉन्सेप्ट था वो प्रेजेंट सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि 11th क्लास के अंदर ये फिर से आता है। लेकिन अभी भी पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट आया है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर मैं आपको जनरली समझाऊं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली आपने एटॉमिक मास पढ़ा और आपने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा। जब कभी भी हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है, जैसे कि अगर सिंपल सा एग्जांपल लें, ठीक है, अगर हम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का देखें तो ये 1U है। ठीक है, अब 1U तो काफ़ी छोटा है क्योंकि एक सिंगल एटम है हाइड्रोजन का, उसका वेट 1U है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसी एटॉमिक मास को ग्राम्स में तोल लें, ठीक है, यानी कि अगर हम यहीं पे इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखते हाइड्रोजन का तो ये 1 ग्राम होता। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए एवागैड्रो करके, जिन्होंने हमें समझाया कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को उतने ही ग्राम्स में तोल लें, इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड के
मॉलिक्यूलर मास को उतने ही ग्राम मॉलिक्यूलर में तोल लें तो हमेशा उस चीज के अंदर फिर लगभग 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम इसको मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन पे वापस आए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको कहा गया है कि अगर आपके पास 4 ग्राम ऑक्सीजन होता तो इसके पास कितने मोल ऑक्सीजन मानी जाएगी। ओके, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ऑक्सीजन का 1 मोल किसके बराबर है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो आपने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पढ़ा होगा 16 U। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का जो 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा इसका कितना वेट होना चाहिए, तो ये बेसिकली 16 ग्राम के बराबर होना चाहिए था। ठीक है, हमको कितना दे रखा है, केवल 4 ग्राम। तो यानी कि अगर हम 4/16 करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 0.25 मोल आपके पास हो जाएगा। यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर है। मैं दो फॉर्मूले यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ, आप इनको याद रखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से इनको यूज करेंगे आप। पहला जो मोल निकाला जा सकता है कि कितनी मोल आपको कोई चीज दे रखी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन मास को उस चीज के मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। मोलर मास क्या है, अगर एलिमेंट होगा तो उसका ग्राम एटॉमिक मास इक्विवेलेंट, और अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास का इक्विवेलेंट। इसी चीज को हम मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को स्मॉल m से, और मोलर मास को कैपिटल M से। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया। एक और जो तरीका है मोल निकालने का वो ये है कि अगर हम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दें एवागैड्रो नंबर से, तो भी ये हमें मोल दे देगा। तो यहाँ पे मोल के लिए फिर से एन यूज करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैपिटल एन, और एवोगैड्रो नंबर के लिए एन ए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बन गया मोल निकालने के लिए। ओके, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो एवोगैड्रो नंबर है ये हमेशा 6.022 10 की पावर 23 रहेगा। ओके, अभी धीरे धीरे करके जब आगे क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब की बार हमारे पास एक एलिमेंट x है और एक एलिमेंट y है जिनका एटॉमिक नंबर 12 और 8 है। तो एक बार जल्दी से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख लेंगे। पहले वाले का एटॉमिक नंबर 12 है, यानी कि ये हो जाएगा 282, और दूसरे वाले का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि ये हो जाएगा 2,6। तो ये जो आइन बनाएगा ये बनाएगा कि X2 पॉजिटिव, और ये जो बनाएगा ये बनाएगा Y2 नेगेटिव। यानी कि इनका जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तो ये बेसिकली आपका X2Y2 हो जाएगा, जिसको हम सिंपली एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिर से अगले साल ही सेम क्वेश्चन ही आ गया लगभग, बस एटॉमिक नंबर बदल दिया गया। फिर से अगर एक बार जल्दी से हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो एक्स की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 282, और वाई की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 287। यानी कि ये जो आयन बनाएगा ये बनाएगा X2 पॉजिटिव, और ये जो आयन बनाएगा ये बनाएगा Y नेगेटिव। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास हो जाएगा XY2। ओके, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 11 ग्राम ऑफ CO2। ओके, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जो 11 ग्राम CO2 है ये कितने मोल्स के बराबर है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ये बेसिकली हो जाएगा ग्राम
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ठीक है। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, यानी कि यहाँ पे CO2 का ग्राम एटॉमिक मास हो गया 44 ग्राम। ओके, यानी कि अगर हम n निकालें तो ये हो जाएगा, गिवन जो हमें दे रखा है 11 और हमारे पास कितना है मोलर मास 44। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास n हो गया 1/4, यानी कि ये हो गया 0.25 मोल। अब हमें पता करना है कि जो 11 ग्राम CO2 है इसके पास कितने पार्टिकल्स होंगे। तो जब कभी भी आपके पास कोई भी चीज़ 1 मोल होगी तो हमेशा उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। तो बेसिकली अभी हमने पीछे दो फॉर्मूले लिखे थे। ओके, तो अगर उन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर दें तो बेसिकली ये जो नया फॉर्मूला है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास n/Na। ओके, अगर इसमें हम सारी चीज़ें पुट करते तो जो इधर वाला पार्ट है इसको तो ऑलरेडी हम 0.25 ले आए थे सॉल्व करके। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 10 की पावर 23, तो यानी कि यहाँ से जो n होगा ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 6.022। ओके, तो यानी कि यहाँ से जो हमारे पास n है ये कितना निकल के आएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, 5 टू जा 10 हो जाएगा, 1 कैरी 11 1 30 4 4 0 12 0 0 0 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास हो गया 0 5 5। ठीक है, 0 5 1। तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस हो गए, 5, यानी कि ये हो गया 1.5550 समथिंग 10 की पावर 23। तो बेसिकली जो डी वाला ऑप्शन है राउंड अप करके हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 1.51 10 टू द पावर 23 जो है लगभग इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 11 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा लें कि जब भी हमारे पास किसी चीज़ का 1 मोल आएगा तो उसके अंदर हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे। अगर हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उतने ही मॉलिक्यूल हो जाएंगे, अगर हमने एटम्स लिए हैं तो उतने ही एटम्स हो जाएंगे, और अगर हमने आइंस लिए हैं तो उतने ही आइंस हो जाएंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम मन में बैठा लेंगे तो फिर आसानी से ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है मैग्नीशियम क्लोराइड का वो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यानी कि 1000 केल्विन हो सकता है, 1300 केल्विन हो सकता है, 1500 केल्विन हो सकता है, या फिर 1700 केल्विन। मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये लगभग 1700 केल्विन के अराउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फॉर्मूला यूनिट मास है कैल्शियम क्लोराइड का ये क्या होगा। तो जिस तरीके से आपने क्लास 9th के अंदर मॉलिक्यूलर मास निकाला था लगभग वही तरीका यूज होता है फॉर्मूला यूनिट मास के लिए। इसके लिए हम कैल्शियम का एटॉमिक मास ऐड कर देंगे 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40U होता है, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, यानी कि ये हो गया 40U प्लस 71, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 111U।
यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मोलर मास पूछा है, तो जो फॉर्मूला यूनिट मास था बेसिकली वो उस मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला था उसका मास था। सिमिलर क्या है, मॉलिक्यूलर मास के है ना। तो यहाँ पे जो मोलर मास पूछ रहा है, तो मोलर मास का मतलब भी यही है कि जो आपको मॉलिक्यूल दे रखा है उसका आप सिंपली क्या करें, जो भी आप मॉलिक्यूलर का मास निकालेंगे उसको बस ग्राम्स के टर्म्स में बताना है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका मोलर मास हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे C2H6O2 का देखें तो एक कार्बन का 12 होता है, यहाँ पे 2 है यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 6 है इसलिए 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंगल ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 2 है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, यानी कि 30 प्लस 32, तो ये हमारे पास आ गया 62 यू। ठीक है, अगर ये मोलर मास है तो बेसिकली ग्राम्स के टर्म्स में आएगा, तो यहाँ पे यूनिट्स दे नहीं रखी है, उस वजह से यहाँ पे हम डी लगा देंगे कि यहाँ पे जो 62 है ये क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो केमिकल फॉर्मूला है अमोनियम कार्बोनेट का ये क्या होगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर क्लास 9 में एक आपको टेबल दी गई है, उसको अच्छे से याद करेगा कि किस चीज़ को किस तरीके से लिखते हैं और उसकी वैलेंसी क्या होती है। तो बेसिकली जो अमोनियम है इसको हम लिखते हैं NH4 पॉजिटिव, और जो कार्बोनेट है इसको लिखते हैं CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते तो इसकी वैलेंसी नीचे 1 आ जाती और CO3 के नीचे आ जाता 2। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता है NH4 होल ट्वाइस CO3। ओके, तो यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाफिंग गैस है ये बेसिकली इसमें से किसको कहते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं, अमोनिया को कहते हैं, या फिर फोस्फीन को कहते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। ठीक है, जैसे आप इसको स्मेल करते हैं तो आपको लाफ करने का यानी कि हंसने का कहीं ना कहीं मन करता है। ठीक है, या फिर कहीं बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम आपको इतने मॉलिक्यूल्स दे दें नाइट्रोजन गैस के तो इनका मास क्या होगा। ठीक है, पहली बात जो नाइट्रोजन गैस होती है वो N2 की फॉर्म में होती है। ठीक है, और इसका जो मोलर मास होता है ये होता है 2 इंटू 14 यानी कि 28 ग्राम्स। ओके, अब आपको ये देखना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितने मोल्स के बराबर है। ठीक है, तो हम उसको फॉर्मूले में लगाएंगे। हमें पता है कि अगर हम गिवन पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हमें तो ये पता करना है कि ये दे रखा है इनका मास क्या है, तो यानी कि गिवन मास निकालना है और इसके नीचे क्या आ जाएगा, मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दे रखे हैं 3.01, 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022, 10 की पावर 23। हमको स्मॉल एम निकालना है यानी कि गिवन मास, मोलर मास अभी हमने निकाल लिया नाइट्रोजन गैस का 28, तो ये नीचे आ जाएगा। बेसिकली इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास हो जाएगा 2m इक्वल्स टू 28, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 14 ग्राम। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अब आपको थोड़ा थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा। बहुत बेसिक सा होता है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको सोचना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और उसी तरीके से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी बेटर करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ये जो चीज़ है आसानी से क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ये किसने स्टैब्लिश किया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोन एल लविशर जो है इन्होंने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी। जोसेफ एल प्रोस जो थे इन्होंने जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था उसको दिया था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सी है ये हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें से किसके पास सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जिसका मोल सबसे ज़्यादा बैठेगा उसी के पास सबसे ज़्यादा
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली n निकाल लें, और n कैसे निकलता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, अभी हमने देखा था कि जो CO2 था, इसका मोलर मास 44 आया था, है ना। हमको कितना दे रखा है, 11, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1/4 यानी कि 0.25 मोल्स आ गए। अगर नाइट्रोजन को देखें तो हमको 9 दे रखा है। नाइट्रोजन का सिंगल N14 होता है, नाइट्रोजन गैस कितनी होगी, 28। ओके, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, ठीक है, 0.32 मोल्स आएंगे। इसी तरीके से अगर हम सेकंड थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ पे 9 ग्राम दे रखा है, ऑक्सीजन 32 होता है। अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे 32 से तो हमारे पास आएगा 0.28 मोल। और इसी तरीके से अगर आखिरी वाले को देखें तो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन दे रखी है। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास भी कितना होता है, 2 ही होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 1 मोल। ओके, तो यानी कि सबसे ज़्यादा मोल किसके पास है, डी वाले ऑप्शन के पास, है ना। तो यानी कि इसके पास लगभग एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही क्या है, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो जो डी ऑप्शन है ये हमारे लिए क्या है, राइट आंसर है। अब कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा भाई 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ऊपर 9 ग्राम ऑक्सीजन है, 9 ग्राम नाइट्रोजन है, 11 ग्राम CO2 है, फिर भी 2 ग्राम हाइड्रोजन के पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कैसे। तो बेसिकली यहाँ पे जो साइज होता है और जो उनकी डेंसिटी होती है उसकी वजह से आपको ये लग सकता है कि ऐसा नहीं होता, है ना, लेकिन ऐसा ही होता है। तो आप हमेशा दिमाग में यही बैठाएंगे, जब कभी भी 1 मोल आप निकालेंगे, इस बात से फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना मास किसका रहा था, है ना। केवल अगर आपको मोल पता है तो सिंपली आप एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि किसके पास कितने पार्टिकल्स हैं, जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वैलेंसी है Fe2O3 में Fe की कितनी होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो आयरन होता है इसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके Fe2O3 बनता है। तो यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं आयरन की वैलेंसी कितनी थी, 3। इस कारण से जो बी ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू, देखिए जब कभी भी एलिमेंट गैसियस फॉर्म में आके स्टेबल होता है तो जनरली इस तरीके से बनाएगा, है ना। ये एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। तो जब नाइट्रोजन गैस की हम बात कर रहे हैं तो इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं। एक नाइट्रोजन का एटम 14 के बराबर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, मोलर मास। और जो भी जिसका मोलर मास होता है उतने ही उसमें पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1 मोल ही पूछा है। ठीक है, तो यानी कि जो सी ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर है कि जो 1 मोल नाइट्रोजन गैस है वो अपने मोलर मास के बराबर ही वेट रखेगी। ठीक है, मास रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड का बता दीजिए, अभी पीछे हमने करा था, इसका 11U आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट है। तो बेसिकली ऑक्सीजन O2 क्रिएट करता है, हीलियम नोबल गैस है H ही रहता है, लेकिन फॉस्फोरस बनाता है P4। ठीक है, नियोन नोबल गैस है, फिर से N ही रहेगा। तो टेट्रा का मतलब 4 होता है, और हम देख रहे हैं कि जो फॉस्फोरस है जब ये स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा तो इसके एक मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस एटम की ज़रूरत होती है। इस वजह से ये हमारे लिए राइट आंसर है। इसी तरीके से आप सल्फर का याद रखेंगे कि सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं सल्फर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा किस रेशो में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले अमोनिया की बात करें तो जो अमोनिया है इसको हम लिखते हैं NH3। ठीक है, तो नाइट्रोजन का रेशियो हाइड्रोजन से पूछा गया है। इसके अंदर नाइट्रोजन आपको 14U देगा,
हाइड्रोजन क्योंकि 3 है और एक 1 देता है तो ये 3U देगा, तो हमारे पास रेशियो हो जाएगा 14:3 का, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर है कि अमोनिया के अंदर जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे अमोनिया को क्रिएट करने के लिए, तो इनका जो रेशियो रहेगा कॉम्बिनेशन का वो 14:3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स 3.6 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन, यानी कि अगर हमको 3.6 ग्राम वाटर दे दिया जाए तो इसके अंदर कितने मोल्स बैठेंगे। तो सबसे पहले हम मोलर मास पता कर लेते हैं वाटर का। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन के एटॉमिक मास जो कि 1U होता है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो कि 16U होता है, तो ये हमारे पास आ गया 18U। मोल का मतलब होता है गिवन मास जो कि 3.6 है, मोलर मास इसका होता है 18। अगर हम पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 बढ़ाते तो यहाँ पे अब हमारे पास हो जाएगा काटने पे 6, ये हो जाएगा 30, ये 1 और ये 5, यानी कि 0.2 मोल हमारे पास हो जाता, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपके पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। तो जो तीसरा फॉर्मूला हमने बनाया था n अपॉन एन ए स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, इसको हम यूज़ कर लेंगे। हमें कैपिटल N निकालना है, तो स्मॉल m दे रखा है 8। ऑक्सीजन का ग्राम मोलिकुलर मास यानी कि मोलर मास होता है 32, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर को। 8 से 32 कट जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। और फिर इस 4 से जब हम 6.022 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1.5055 10 की पावर 23, जो कि अप्रोक्सीमेट 1.51 10 की पावर 23 कहा जा सकता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक जो मॉलिक्यूल होगा मीथेन का उसका मास क्या है। तो मीथेन होती है CH4, ठीक है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 4 एटॉम्स हैं हाइड्रोजन के, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं नंबर ऑफ एल्यूमिन आइंस प्रेजेंट इन 0.25 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं इसका। तो बेसिकली 2 एल्यूमिनियम है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम 13Al27 होता है, यानी कि 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, ठीक है। तो ये हो गया 54 प्लस 48, तो ये हमारे पास आ गया 102U, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा था। हमसे पूछ रहा है कितने आइंस होंगे, ठीक है। तो जो तीसरा फॉर्मूला भी हमने बनाया था n अपॉन एन ए m अपॉन कैपिटल M, इसको हम यूज़ कर लेंगे। हमें n चाहिए, तो m हमें दे रखा है 0.25, ठीक है, ग्राम्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास नीचे आ जाएगा फिर 102, और यहाँ पे हम एवोगैड्रो नंबर का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0.251 को डिवाइड करें 102 से, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.0024 इंटू 6.022 10 की पावर 23, ठीक है। अगर इसमें अब हम 6.022 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.0148 इंटू 10 की पावर 23। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें केवल वन डेसिमल डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड 1 डिजिट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम इसको लिखेंगे 1.48, और ये हमारे पास रह जाएगा 10 की पावर 21, ठीक है। यानी कि इतने आइंस हो जाएंगे, तो जो सी वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फॉर्मूला है
ऑक्साइड का एक मेटल का वो MO है, ठीक है। अगर ये लिखा गया होता MO लाने के लिए तो इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2 होता है ऑक्सीजन के पास, यानी कि तब जाके ये M2O2 आता जिससे हमने इसको MO लिख दिया। अब ये कह रहा है कि अगर इसको फॉस्फेट के साथ क्या करें हम, रिएक्ट करवाएं, तो बेसिकली ये क्या चीज़ बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैलेंसी 2 निकाली, है ना। अब अगर ये फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नीचे इसकी ये जो वैलेंसी है 2 आनी है, और फॉस्फेट के पास, ठीक है, वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा MPO4 होल ट्वाइस, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है हमारे लिए, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ सही है या नहीं। ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने जो वैलेंसी है ये गलत ले ली है ना, जो फॉस्फेट होता है इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो उस वजह से यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो M3PO4 होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल एनसीईआरटी में है, इसमें जो टेबल है जहाँ पे आपको ये वैलेंसी बताई है, सिंपल एलिमेंट्स की तो आप निकाल लेते हैं ना। जो इस तरीके के पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी वैलेंसी आपको क्लास 11th के अंदर सिखाई जाएगी निकालनी। तो इस वजह से जितने भी ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वहाँ पे दिए गए हैं, एटलीस्ट आप उनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि सल्फेट सल्फाइड और सल्फाइड में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, और इस वजह से वैलेंसी भी बदल जाएगी। तो आप उस टेबल को बहुत ध्यान से याद रखें, क्योंकि एक एक मार्क्स आपका एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। केवल 0.25 से या तो आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि कमर्शियली सोल्ड होता है 12 मोल सॉल्यूशन के तौर पे, तो बताइए हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर इन 300 ml ऑफ 12 मोल सॉल्यूशन। ठीक है, फिर समझ लीजिए, कह रहे हैं बाजार में जो HCl बिकता है वो 12 मोलरिटी के हिसाब से बिकता है। अगर इसी सॉल्यूशन का 300 ml ले लें तो इसके अंदर कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोलरिटी का कॉन्सेप्ट है, जो कि क्लास 11th में आएगा, लेकिन हम इसका एटलीस्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि जो मोलरिटी है वो इक्वल्स टू होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपने डिसॉल्व करे डिवाइडेड बाई लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली मोलरिटी हमें यहाँ पे 12 दे रखी थी, हमको मोल्स पता करने थे। जो सॉल्यूशन है वो 300 ml दे रखा था, यानी कि ये 0.3 लीटर हो जाएगा। तो हमारे पास जो मोल्स हैं वो निकल के आ जाएंगे 12 इंटू 0.3, यानी कि ये हो जाएगा 3.6 मोल, ठीक है। यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो इसमें से क्या होगी। ट्रांसलेशन एनर्जी होती है भाई, होती है। रोटेशनल एनर्जी होती है। वाइब्रेट करते हैं। तो यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारे लिए क्या है यहाँ पे राइट आंसर है, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ये तीनों तरह की एनर्जी मौजूद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फॉर्मूला जो है एल्यूमिनियम सल्फेट का वो क्या होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 होती है। इसी तरीके से अगर हम सल्फेट की वैलेंसी को देखें तो सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। अगर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.011 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास क्या होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम्स है, पीछे वाले क्वेश्चन में नाइट्रोजन गैस थी। ओके, करते हैं चलिए। तो फॉर्मूला हमने जो तीसरा बनाया था वो N/Na M अपॉन कैपिटल M। तो N हमें दे रखा है 3.011 10 की पावर 23, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 10 की पावर 23।
स्मॉल m निकालना है क्योंकि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वही इसका मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14। इसको काटने से हमारे पास आएगा 2, यानी कि 2m इक्वल्स टू 14। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 ग्राम्स, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल का वो क्या होगा। तो बेसिकली जो एक फॉस्फोरस का एटम होता है, इसका जो एटॉमिक मास है ये बेसिकली 31 U है। ठीक है, यानी कि अब अगर हम P4 का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो ये 4 इंटू 31 यानी कि 124U हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सल्फर का मॉलिक्यूल जो है उसका मोलर मास क्या होगा। तो सल्फर का मॉलिक्यूल S8 होता है, यानी कि 8 इंटू 32 होगा। तो ये आ जाएगा 256U। तो जो सी ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा है। ये हमें गिवन मास है। एक जो मोलर मास होता है सोडियम का वो 23 होता है। हमें एन निकालना है और जो एवोगैड्रो नंबर है ये बेसिकली 6.022 10 की पावर 23 है। 23 से 46 टू टाइम्स कट जाएगा, यानी कि एन आ जाएगा 12.044 10 की पावर 23, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फॉर्मूला है मैग्नीशियम नाइट्राइड का ये क्या होगा। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्राइड की वैलेंसी 3 होती है। तो ये बन जाएगा आपका Mg3N2। ओके, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स एटम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, हीलियम है यहाँ पे। तो बेसिकली एन हमें 12.04 10 की पावर 23 दे रखा है। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, यहाँ पे हमें स्मॉल एम निकालना है और हीलियम का एटॉमिक मास या फिर हम मोलर मास कहें ये सिंपली 4 ही होता है। तो इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पे एम हमारे पास निकल के आ जाएगा 8 ग्राम। ठीक है, ये 8 ग्राम हमारे पास निकल के आया। अब हमें निकालना है एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/4, तो ये आ गया 2, यानी कि 2 मोल्स के बराबर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर आर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सल्फर है हमको जो गिवन मास दिया है वो 16 है और जो मोलर मास होता है सल्फर का वो 256 होता है। अगर हम इसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं 256 से तो यहाँ पर हमारे पास आता है 0.0625 इंटू 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, तो बेसिकली जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.65 मोल ऑफ कार्बन। तो ये तो बहुत आसान सा है। ये बेसिकली क्या हो जाएगा 0.65 इंटू 6.022 10 की पावर 23। अब अगर हम 6.022 में मल्टीप्लाई कर दें 0.65 का तो ये आता है 3.91 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, तो हमने देखा कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, एक तो मोलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और दूसरा जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है मेनली
वो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए कहा गया है। तो आपने दो चीज़ करनी है। पहली चीज़, क्लास 9th की एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में जो टेबल दे रखी है जहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के आइंस याद करने को कहा गया है, वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता होने चाहिए, ठीक है? और जो 3 फॉर्मूले अभी हमने यहाँ पे मोल्स निकालने के लिए बताए, ये भी आप अच्छे से याद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में अभी भी है, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करिएगा। उन सभी को आने वाली वीडियोस के अंदर हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।